गवार बीवी वर्सेस मॉडर्न पड़ोसन का पहनावा। सुमित्रा अपने इकलौते बेटे राहुल के साथ रहा करती थी। राहुल की माँ ने राहुल को अकेले ही पाल पोस कर इस मुकाम तक पहुंचाया जहां हर कोई आना चाहता था। सीधे शब्दों में कहीं तो सुमित्रा ने इतनी मेहनत की कि राहुल पढ़ लिख कर उसने खुद का एक बिजनेस शुरू किया। लेकिन अब राहुल की उम्र शादी के लायक हो गई थी। बस इसी चिंता में सुमित्रा हर समय डूबी रहा करती। ऐसे ही एक दिन, सुमित्रा बहन, हमारे राहुल की उम्र अब शादी की हो गई है। क्यों ना अपने कानों में तेल और आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हुई हो, इसे उतार दो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, राहुल 30 का होने वाला है। अरे अभी उसकी शादी नहीं करोगी तो आने वाले समय में उसके लिए लड़कियां नहीं मिलेगी। शांति बहन, अब मैं क्या करूं? मैं जब भी राहुल से शादी की बात करती हूँ तो वो चिढ़ जाता है और गुस्सा होकर चला जाता है। समझ नहीं आता कि वो शादी के लिए मना क्यों कर रहा है। देखो बहन, अगर लड़का बार बार शादी के लिए मना कर रहा है तो समझ जाओ दाल में कुछ काला है। वैसे भी हमारा राहुल 30 का होने वाला है। उसकी जिंदगी में कोई लड़की ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे से ही पूछ लो, कहीं उसकी जिंदगी में कोई और हो और तुम उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और कर दो। नहीं नहीं शांति बहन, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा बहुत समझदार है, वो किसी लड़की से बात नहीं कर सकता। वैसे भी अगर मैं अपने बेटे को एक बार कह दूं तो वो मेरी बातें सर आंखों पर रखेगा। इसलिए मुझे उस पर इस बात का गर्व है। मेरा बेटा औरों की तरह नहीं है। तुम देखना, मैं आज ही राहुल से शादी की बात करूंगी और आज ही उसकी शादी के लिए उसे मना भी लूंगी और बहुत जल्द उसकी शादी करवा दूंगी, वो भी बहुत ही सुंदर, समझदार और कोई संस्कारी लड़की से। इस तरह से दोनों सहेलियां आपस में बात करने लगती हैं। थोड़ी ही देर में शांति अब अपने घर चली जाती है तो वहीं सुमित्रा भी अपने घर के कामों में लग जाती है। जब शाम को राहुल घर आता है तो सुमित्रा अपने बेटे राहुल से कहती है, अरे राहुल बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ माँ, कहो क्या बात है। देख बेटा, अब तू आने वाले 2 महीने में पूरे 30 साल का हो जाएगा। मेरी भी उम्र दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही। इसलिए मैं तुझसे एक विनती करती हूँ कि अब तू शादी कर ले और अपना घर बसा ले। क्या माँ, आप हर समय शादी शादी करती रहती हैं। अरे आपको शादी के अलावा कुछ और सूझता है कि नहीं? और मुझे मेरे बिजनेस पर ध्यान देना है और अभी बिजनेस को बड़ा करना है, लेकिन आप हो कि सिर्फ शादी और शादी। देख राहुल, प्लीज माँ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो और मुझे नहीं करनी शादी अभी। तो मैं खुद की जान ले लूंगी। बहुत हो गया तेरा ड्रामा, लेकिन अब नहीं। मैंने तुझे पाल पोस कर इस मुकाम पर पहुंचाया है। कल को तू मुझे कोई तकलीफ ना दे, लेकिन आज तो सिर्फ दुख के अलावा मुझे कुछ नहीं दे रहा। काश तेरे पापा जिंदा होते। इतना बोलकर सुमित्रा रोते हुए कमरे में चली जाती है। अपनी माँ को इस तरह रोते देखकर राहुल को जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो अपना दिमाग शांत कर सुमित्रा के पास जाकर कहता है, अरे माँ, आप परेशान मत होइए। आपको मेरी शादी करवानी है ना, तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बस राहुल की बात को सुनकर सुमित्रा खुश हो जाती है। अब वो बहुत जल्द पूजा नाम की लड़की से राहुल की शादी करवा देती है। शादी के बाद पूजा अपनी ससुराल की जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है, जो शुरू से ही पसंद नहीं थी। ऐसे ही एक दिन पूजा अपने हाथों में चाय का कप लिए हुए राहुल के पास आती है और, राहुल जी, ये आपके लिए चाय। रख दो और जाओ यहाँ से। पूजा वहाँ से जा रही थी, तभी राहुल पूजा को गौर से देखता है। जहाँ पूजा ने सर पर पल्लू रखा था, साड़ी पहन रखी थी। ये देखकर राहुल चिढ़ते हुए खुद से कहता है, पता नहीं किस गवार से माँ ने शादी करवा दी मेरी। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इस गवार को रहने सहने का ढंग तो है नहीं। अरे इससे अच्छा तो मेरी रागिनी से शादी हो जाती। लेकिन रागिनी अभी विदेश से वापस नहीं आई। जब वो वापस आएगी और उसे पता चलेगा कि मैंने शादी कर ली तो। ये सोचकर राहुल परेशान हो जाता है। पर आखिर रागिनी कौन थी और राहुल क्यों उसके लिए इतना परेशान हो रहा था? चलिए जानते हैं। समय गुजरता है, देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं। लेकिन इन 3 महीने में राहुल अपनी बीवी से ढंग से बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखता भी नहीं था। ऐसे ही एक दिन राहुल घर जल्दी आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि विदेश से आई रागिनी राहुल के घर में बैठी थी और उसके सामने उसकी गवार बीवी भी बैठी थी। उन दोनों को आमने सामने देखकर राहुल बहुत घबरा जाता है। अरे राहुल, तुम वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हमें क्यों देख रहे हो? आओ हमारे साथ बैठो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, अभी बैठता हूँ।
इतना बोलकर राहुल रागिनी और पूजा के साथ बैठता है, जहाँ रागिनी राहुल को ताना देती हुई कहती है, क्या बात है राहुल, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं। वैसे अब तक तुमने अपनी बीवी को बताया नहीं हमारे बारे में। रागिनी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मतलब आपके और उनके बीच क्या? ये जो तुम्हारा पति राहुल है ना, यही बताएगा मेरे और राहुल के बीच में क्या था। क्यों राहुल, बताओगे ना अपनी बीवी को? राहुल अपनी नजरें झुकाए वहीं बैठा रहता है। तभी रागिनी हंसते हुए कहती है, अरे बाबा, ये कितना शर्मा रहा है तुमसे। देखो पूजा, मैं और राहुल बचपन के दोस्त हैं। मैं बस इससे नाराज हूँ कि इसने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं। माना मैं विदेश में थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये मुझे कुछ बताएगा नहीं। रागिनी की बात सुनकर राहुल एक लंबी सांस भरता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रागिनी पूजा को सारी सच्चाई ना बता दे। कुछ देर बाद रागिनी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही राहुल तुरंत रागिनी को फोन करता है। रागिनी, तुम यहाँ क्यों आई थी? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुमसे मिलकर बात करूंगा। उसके बाद भी तुम यहाँ आ गई, पूजा से मिली, आखिर क्यों? माफ करना राहुल, लेकिन ये सवाल तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। आखिर ऐसा तुमने क्यों किया? तुम मेरे साथ शादी करने की वादे करती थी, तुमने मुझे सपने दिखाए, लेकिन आखिरकार तुमने किसी और से शादी कर ली। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वादे मुझसे, सपने मेरे साथ, लेकिन शादी किसी और के साथ। हाउ डेयर यू राहुल, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने भी तुमसे प्यार किया था। राहुल रागिनी को कुछ समझा पाता उससे पहले रागिनी कॉल कट कर देती है, क्योंकि रागिनी बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए राहुल उससे मिलता है और उसे सारी सिचुएशन समझाता है कि किस तरह राहुल की माँ ने उसके साथ जबरदस्ती की और पूजा से शादी करवा दी। ये सही है राहुल तुम्हारा, तुम अपने घर में स्टैंड नहीं ले पाए, और अब मैं आंटी को क्या कहूँ जब तुम खुद ही मेरा स्टैंड नहीं ले सकते थे। तो इतना बोलकर रागिनी वहाँ से चली जाती है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ रागिनी का फैशन और उसके कपड़े दिन प्रतिदिन छोटे होते जा रहे थे, क्योंकि राहुल रागिनी से अभी भी प्यार करता था। इसीलिए वो रागिनी से मिलता, बातें करता, घूमता फिरता। ऐसे ही एक दिन राहुल देर रात नशे में घर आता है और दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। दरवाजे पर ऐसी दस्तक देखकर पूजा दरवाजा खोलती है, जहाँ वो देखती है और राहुल को सहारा देती हुई रागिनी भी साथ में खड़ी थी। राहुल, ये आपको क्या हुआ? रागिनी जी, राहुल को क्या हो गया? डोंट वरी पूजा, राहुल को कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली हम लोग एक पार्टी में गए थे, तो राहुल ने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली। राहुल संभाले नहीं संभल रहा था, इसीलिए मैं इसे लेकर आई हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर रागिनी वहाँ से चली जाती है, तो वहीं पूजा राहुल को अपने कंधे का सहारा देकर उसको उसके कमरे में पहुँचाती है। ये देख अब सुमित्रा को दुख होता है। वो अपनी बहू के लिए बहुत परेशान हो जाती है और अपनी सास को परेशान देखकर अब पूजा अपनी सास के पास जाती है। और क्या बात है माँ जी, आप परेशान नजर आ रही हैं, सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, अब मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा है। मैं सोच रही थी कि आखिर मैंने तेरी शादी राहुल से क्यों करवाई, क्योंकि राहुल ना तो तेरी इज्जत करता है, ना ही तुझे अपनी पत्नी मानता है। ऊपर से वो तुझे गवार और बोलता है। अगर ये मुझे पता होता कि मेरी जोर जबरदस्ती में किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो शायद मैं ये शादी नहीं करवाती। अरे माँ जी, आप इतना परेशान क्यों होती हैं? सब ठीक है, आप ज्यादा परेशान मत होइए। पूजा अच्छे से जानती थी कि वो गांव की गवार है और राहुल उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी वो अपने दुखों को छुपाकर हमेशा खुश रहने की कोशिश करती। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ एक दिन राहुल रागिनी को किसी और की बाहों में देख लेता है। ये देख अब राहुल को एहसास होता है कि पड़ोसन चाहे कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, वो उसकी बीवी की जगह नहीं ले सकती। अब क्या था, राहुल रागिनी की ऐसी हालत देखकर अंदर से टूट जाता है। वो पूजा के पास जाकर उससे माफी मांगता है। पूजा, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हें गवार कहता रहा, तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता था, लेकिन शायद अब मेरी आंखें खुल गई है। सच कहूँ तो मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने तुमसे एक सच छुपाया है। इस तरह राहुल के माफी मांगने पर पूजा भी उसे माफ कर देती है। राहुल उसे और अपने रागिनी के रिश्ते की सारी सच्चाई बताता है कि वो उसकी दोस्त नहीं गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसकी शादी पूजा से हो गई। अब राहुल को समझ आ चुका था कि उसकी बीवी भले ही गवार है, लेकिन वो अपने पति के प्रति बहुत ही ईमानदार है, सच्ची है। पूजा को दुख तो होता है, पर वो अपने पति को माफ कर देती है और इस तरह पूजा अपनी ससुराल वालों के साथ एक नया जीवन शुरू करती है।
मंजू सुबह अपने घर में सबसे पहले उठती है और जल्दी से नहा धोकर रसोई में चली जाती थी। लेकिन एक तो वह सारे काम बहुत धीरे धीरे करती, दूसरा जब भी उसकी आँख खुल जाती उसे इतनी भूख लगती कि उसे फिर कोई रसोई के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। एक दिन सुबह के 3 बजे वो रसोई में कुछ बना रही होती है। तभी उसकी माँ ममता की आँख खुल जाती है और वो रसोई में पानी लेने के लिए जाती है। हे भगवान, तू रात के 3 बजे किचन में क्या कर रही है? तेरे पास खाना बनाने के सिवा और कोई काम नहीं है क्या? 3 बज रहे हैं तो क्या हुआ माँ? अब भूख लगने पर खाना भी नहीं खा सकती हूँ क्या? और आपको तो पता ही है कि मुझे रसोई में जल्दी आने की आदत है। मेरी आँख खुल गई तो वैसे भी आ ही गई। हाँ, मुझे पता है कि तुझे जल्दी उठकर रसोई में आने की आदत है, लेकिन रात के 3 बजे उठकर आने की क्या जरूरत है? अभी 12 ही बजे तो तूने खाना खाया था। 2-3 घंटे में तुझे दोबारा भूख लग गई। माँ, भूख आपसे पूछ कर तो नहीं लगेगी ना, उसको तो जब लगनी होगी तब लग जाएगी। मैंने रात में ही ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए सोचा अब खा लेती हूँ। अब रसोई में बिना नहाए धोए आना अच्छा नहीं लगता है। हाँ, बात तो सही है, तो फिर तू एक काम क्यों नहीं करती? कल से रसोई में ही अपना बिस्तर लगाकर यहीं पर सो जाया कर। जब भूख लगे तब उठकर खा लिया कर। माँ, आप तो रहने ही दो। आपको तो बस मुझ में हमेशा ही कमी दिखाई देती है। और लड़कियाँ की माँ सोचती हैं उनकी बेटी जल्दी उठकर रसोई में जाए, और जब मैं जल्दी उठकर रसोई में जाती हूँ तो आप मुझे सुनाती हो। अरे बेटी, रसोई में जल्दी उठकर जाने का मतलब ये नहीं कि तू रात के 3 बजे उठकर रसोई में चली जाए। हर चीज का एक समय होता है, लेकिन अब तुझसे कौन ही बहस करे। फ्रिज में से बोतल निकाल के दे दे, मैं जाऊं सोने, मुझे नींद आ रही है। ममता इतना कहकर पानी की बोतल लेकर वहाँ से चली जाती है और मंजू दोबारा खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद सुबह मंजू का भाई धीरज नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आता है और ममता उसे नाश्ता देती है। मम्मी, आपने नाश्ता 4 बजे बना दिया क्या आज? अरे एकदम ठंडा हो रखा है। आप तो जानती हो ना, मुझे ठंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बेटा, आज का नाश्ता तेरी लाडली बहन ने बनाया है, वो भी रात के 3 बजे उठकर। क्या मम्मी, ये आप क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ बेटा। तेरी बहन को कुछ ज्यादा ही जल्दी उठकर रसोई में जाने की आदत है। भगवान ही जाने इसका आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। इसकी सास ना इससे बहुत खुश रहेगी। लेकिन इसको बोल दो, जल्दी उठ के रसोई में जाती है ना तो सिर्फ अपने लिए नाश्ता बनाए, बाकी सबके लिए नहीं। उसके लिए तो आप हो ना। हाँ बेटा, बोल दूंगी। आज बना लिया था इसलिए कुछ नहीं बोला। वैसे भी उसे कुछ बोलो भी तो वो सुनती ही कहाँ है किसी की। सुने या ना सुने, लेकिन मुझे ना नाश्ता गर्मा गर्म चाहिए। मुझे रोज ठंडा नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, लेकिन अब आज तो खा ले। ऐसे आगे से खाना छोड़कर नहीं उठना चाहिए। ममता के कहने पर धीरज नाश्ता कर लेता है और थोड़ी देर बाद अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद शाम को मंजू सोकर उठती है और रसोई में जाकर रात का खाना शाम को ही बना कर रख देती है। तभी धीरज ऑफिस से घर आता है और सोफे पर बैग फेंक कर आराम से बैठ जाता है। ओ मैडम, जाके पानी लेके आओ मेरे लिए। हमेशा घर में पड़ी रहती हो, कभी कुछ काम भी कर लिया करो। भाई, ऐसे बोलोगे तो मैं आपको पानी नहीं देने वाली। ऐसे कैसे पानी नहीं दोगी? पूरे दिन घर में ही तो पसी रहती हो। अब बाहर से कोई आएगा तो तुम उससे पानी दे ही सकती हो ना। दे सकती हूँ, लेकिन प्यार से मांगोगे तब, ऐसे घमंड से नहीं। मैं कोई इस घर की नौकरानी नहीं, बेटी हूँ। इसी बात का तो दुख है, तुम इस घर की बेटी हो। वैसे मैं दोपहर में फोन करा था, तुमने उठाया क्यों नहीं था? मैं सो रही थी इसलिए नहीं उठाया। और काम ही क्या है तुम्हारे पास सोने के अलावा? अब जाओ, जाके काम पे लगो। पहले पानी लेके आओ, उसके बाद चाय बना देना, तब सोचूंगा तुमसे खाने में क्या बनवाना है। धीरज और मंजू की नोक झोंक उसकी माँ ममता उनसे दूर खड़ी सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो अपने सर पर हाथ रखते हुए मन में सोचती है, इतने बड़े हो गए हो दोनों, लेकिन बच्चों की तरह लड़ रहे हो। और एक ये मेरी बेटी है जिसे इतनी भी अकल नहीं कि अपने बड़े भाई से कैसे बात करनी चाहिए। ममता इतना कहकर रसोई में जाती है और देखती है कि रात सारा खाना बना होता है। तभी वो पानी का ग्लास लेकर बाहर आती है और अपने बेटे को पानी देते हुए मंजू को बड़बड़ाने लगती है। एक बात बता तू, तुझे किसने कहा था रात का खाना बनाने के लिए? फिर इसने खाना बना के रख दिया। हाँ, अभी देख कर आ रही हूँ मैं।
हमारे घर में इतना लेट खाना खाते हैं सब, और इसने अभी से बनाकर रख दिया रात का खाना, वो भी इतना सारा। बहन तुझे क्या कहूँ, देवी कहूँ माता कहूँ क्या कहूँ, तुझे इतनी मेहनत करने के लिए किसने कह दिया। अरे थोड़ा कम मेहनत किया कर, आपकी कृपा से सुबह का नाश्ता तो ठंडा मिला था, अब डिनर भी ठंडा ही मिलेगा। इसमें इतना चिंता करने वाली क्या बात है, जब आप लोगों को खाना खाना होगा तब गरम करके खा लेना। जो स्वाद तुरंत बना के खाने में है ना, वो स्वाद गरम करने पे नहीं आता है यार। माँ इसका बनाया हुआ सारा खाना इसे ही खिलाओ, आप मेरे और अपने लिए ना जब खाना होगा ना तब बनाना। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं बना लूंगी। ठीक है माँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। धीरज इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मंजू भी अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है, तभी एक दिन ममता अपनी पड़ोसन कमला के घर पूजा में जाती है। ज्यादा देर हो गई क्या मुझे आने में? नहीं नहीं, बस पूजा शुरू हुई ही है, तू सही टाइम पर आई है। वैसे तूने अपने घर में आज पूजा क्यों रखी है? कुछ नहीं, सावन चल रहा है, मेरी बेटी फास्ट रखती है सोमवार का, तो सोचा पूजा करवा दूं। मैं तो बोल ही रही हूँ, तू भी करवा ले, हो सकता है तेरी बेटी की शादी की बात कहीं बन जाए। उपवास तो तेरी बेटी भी रखती है ना। बात तो तू सही कह रही है, एक काम करती हूँ, आज रात में अपने बेटे से बात कर कर तुझे फोन करके बता दूंगी। अब तू कल पंडित जी को लेकर इसी टाइम तक आ जाइयो। ठीक है, जैसा होगा मुझे बता। देर बाद ममता पूजा करके अपने घर लौट आती है और अपने बेटे धीरज के कमरे में जाती है। बेटा, मैं घर में एक पूजा करवाने की सोच रही हूँ, अगर तू कहे तो मैं करवा लूँ घर में एक छोटी सी पूजा। माँ पूजा पाठ के लिए मुझसे क्यों पूछ रही हो, आपको जो ठीक लगे वो करो ना। बेटा, मैं तुझसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ इस पूजा में तू भी रहे। माँ तो जानती हो मुझे कितना काम होता है, मेरा रहना कितना मुश्किल हो जाता है। तब मैं क्या पूजा रखूंगी जब परिवार ही ना रहे। अच्छा ठीक है, आप अपना दिल छोटा मत करो, मैं रहूंगा पूजा में। धीरज की बात सुनकर ममता बहुत खुश हो जाती है और कमला को फोन करके अगले दिन पंडित को लेकर आने के लिए कह देती है। थोड़ी देर बाद वो मंजू के कमरे में भी जाती है और उसे पूजा के बारे में सब कुछ बताती है। माँ, आपने ये बहुत अच्छा किया, मैं भी कब से सोच रही थी घर में एक पूजा रखी जाए। हाँ ठीक है, लेकिन कल कोई गड़बड़ मत करना, सब कुछ ठीक होना चाहिए। हाँ ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। कुछ टाइम बाद सभी खा पी कर सो जाते हैं ताकि पूजा के लिए देरी ना हो, लेकिन ममता फोन में अलार्म लगाना भूल जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंख नहीं खुलती। वहीं दूसरी तरफ मंजू जल्दी उठकर रसोई में जाने वाली आदत की वजह से उसे नींद ही नहीं आती और वो जल्दी से उठकर रसोई में जाकर प्रसाद बना देती है। पूजा की सारी तैयारियां वो कर लेती है। तभी कमला पंडित को लेकर उसके घर आती है और ममता को आवाज देने लगती है। उसकी आवाज से ममता की आंख खुलती है और वो भागते हुए नीचे आती है। अरे कमला, तू तो पंडित जी को समय से पहले ही लेकर आ गई। वैसे ही मेरी आंख नहीं खुली, मैंने अभी कोई तैयारी भी नहीं करी है पूजा की। मैं क्या करती ममता, पुजारी जी को कहीं और भी तो जाना था, इसलिए ले आई, क्योंकि अगर अभी पूजा नहीं हुई तो फिर नहीं हो पाएगी। कमला की बात सुनकर ममता परेशान हो जाती है। तभी मंजू वहाँ आती है और पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है बताती है, जिसे सुनकर उसकी जान में जान आती है। कुछ देर बाद सभी मिलकर पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं, जिसके बाद ममता मंजू के पास जाती है। आज तेरा जल्दी उठकर रसोई में जाने वाली आदत की वजह से मेरी इज्जत बच गई, वरना अगर प्रसाद तैयार नहीं होता तो पूजा अधूरी रह जाती। ममता इतना कहकर मंजू को गले लगा लेती है और उस दिन के बाद से दोबारा फिर कभी मंजू को जल्दी उठकर रसोई में जाने के चलते ना ही सुनाती और ना ही कभी रोकती टोकती है। सोनम बहुत ही सुंदर थी, उसको अलग अलग ब्रांड के कपड़े पहनना अच्छा लगता था। सोनम कभी ज़ारा तो कभी H&M से शॉपिंग किया करती। वो ऐसे ब्रांड्स पर पैसे उड़ाती और हमेशा उसकी यही आदत थी। ऐसे ही एक दिन सोनम अपनी माँ सरला के पास जाती है। माँ, मुझे कुछ पैसे दे दो। क्यों? कुछ पैसे क्यों चाहिए तुझे? माँ, आप बहुत सवाल जवाब करती हो। आपकी बेटी को पैसे देने के लिए इतने सवाल करना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है। मुझे पता है ना तुम मेरे पैसे को कैसे पानी की तरह बहा देती है। बस आपको तो पता ही है ना कि मुझे पैसे किस लिए चाहिए। ज़ारा में एक बहुत ही हॉट एंड सेक्सी ड्रेस आई है, वो ही लेना है।
अच्छा, वो ड्रेस कितने की है वैसे? वो ही बस 25,000 की है। 25,000 बस लगते हैं तुझे? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? चल, मैं नहीं दे रही। माँ प्लीज दे दो ना, जब मेरी जॉब लगेगी तो मैं आपको दे दूंगी, उधार ही समझ कर दे दो। तू और जॉब पर जाएगी? घर में कुंभकर्ण की तरह सोती रहती है और तू जॉब पर जाएगी? माँ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज पैसे दे दो। सोनम बार बार सरला के आगे हाथ जोड़ने लगती है और पैसे मांगने के चक्कर में पूरे दिन उसके पीछे पीछे घूमती है। सोनम को ऐसा करता देखकर सरला परेशान हो जाती है और गुस्से में कहती है, सोनम, मेरे आगे पीछे घूमना बंद कर दे, वरना 2 थप्पड़ मार दूंगी, समझी? माँ आप मुझे 4 थप्पड़ मार लेना, लेकिन अभी पैसे दे दो, पक्का अगली बार से नहीं मांगू। ठीक है, ये आखिरी बार है। अगर तुझे अपने कपड़े लेने हैं तो खुद जाकर कमा। सरला इतना बोलकर अपने कमरे में जाती है और अलमारी से 25,000 निकाल कर सोनम को दे देती है। पैसे देखकर सोनम बहुत खुश होती है और जल्दी से जाकर ज़ारा से ड्रेस ऑर्डर कर देती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। सोनम आए दिन अपनी माँ से पैसे मांगकर न्यू ब्रांड के कपड़े खरीद। कुछ समय बाद सोनम की जॉब एक बड़ी सी कंपनी में लग जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात निकिता नाम की एक लड़की से होती है। दोनों कुछ ही समय में दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सोनम अपनी ज़ारा की ड्रेस पहनकर ऑफिस जाती है और निकिता को कहती है, देख निकिता, मेरी ज़ारा की ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छी है, लेकिन ऑफिस में ना बस ऑफिशियल ड्रेस ही पहननी होती है। ये सब तो कोई इवेंट या पार्टी में पहनना अलाउ है। लेकिन मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। कोई भी बहाना बना दियो, वैसे भी एक बार तो गलती माफ होती ही है। हाँ तू सही बोल रही है। वैसे तेरा ये सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया? ये सूट बहुत महंगा है, एक महीने की पूरी सैलरी चली जाती है। बहुत महंगा ब्रांड है। अच्छा कौन सा ब्रांड है ये, जिससे पूरे महीने की सैलरी चली जाती है? पराडा ब्रांड है, इसमें ना घर चला जाएगा। पराडा? ये ब्रांड तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, लगता है कहीं बाहर देश की कंपनी का है। ये इटालियन की है। इसको इटालियन लग्जरी फैशन हाउस ने बनाया है। यहाँ बच्चों से लेकर हमारी उम्र के सभी लोगों के लिए कपड़े मिल जाते हैं। अच्छा है यार, इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ खैर, ये सब छोड़ और अपने काम पर ध्यान दे, वरना इस पराडा की जगह हम दोनों को पर्दे में घुमा देंगे। निकिता की बात को सुनकर सोनम और निकिता दोनों हंसने लगते हैं और अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठकर काम करने लगते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और सोनम निकिता को रोज पराडा सूट पहनता देखकर उसके बारे में सोचती रहती। ऐसे ही एक दिन सोनम खाने की टेबल पर बैठकर खुद से बोलती है, ये पराडा का सूट मेरी आंखों के आगे से जाता ही क्यों नहीं है? बार बार निकिता का सूट याद आ जाता है। क्या करूं, खरीद लूं क्या? लेकिन अगर माँ को पता चला तो वो बहुत मारेंगी। लेकिन अपना मन भी तो नहीं मार सकती हूँ ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। सोनम खुद से बातें कर रही थी कि तभी सरला खाना लेकर आती है और उसको देखकर बोलती है, क्या हुआ? ऐसा क्या सोच रही है कि खाने पर ध्यान ही नहीं है? खाना खाएगी, अपने विचारों से ही पेट भर लेगी। कैसी बातें कर रही हो? खाना तो खाऊंगी ही। वो ऑफिस का थोड़ा काम था, उसके बारे में ही सोच रही थी। आप तो बस खाना दो, बहुत तेज भूख लगी है। सरला सोनम को खाना देती है और वो खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और गुजरते वक्त के साथ उसको पराडा सूट पहनने की उत्सुकता बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक दिन सोनम के पिता राजेश अपने क्रेडिट कार्ड को टेबल पर रखकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सोनम आती है और क्रेडिट कार्ड को देखकर अपने मन में कहती है, लगता है आज पापा अपना क्रेडिट कार्ड भूल गए हैं। क्या मैं पापा का क्रेडिट कार्ड यूज कर लूं? कर ही लेती हूँ। वैसे भी पापा को कौन सा पता चलने वाला है। मेरे पास पराडा सूट के पैसे भी नहीं है और अब ये क्रेडिट कार्ड मेरे काम आएगा। वैसे भी मैं तो उनकी प्यारी सी बेटी हूँ ना, कुछ नहीं बोलेंगे। सोनम घर में चारों तरफ नजर घुमाती है और क्रेडिट कार्ड उठाकर वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाती है और फुल पेमेंट करके पराडा सूट का ऑर्डर कर देती है। कुछ दिनों बाद में उसका ऑर्डर आता है और अगले ही दिन वो पराडा सूट पहनकर घर से खुशी खुशी जा रही थी कि तभी सरला कहती है, ओ महारानी, ये नया सूट कहाँ से लेकर आई है? माँ आप भूल गई क्या? मैं अब कमाने लग गई हूँ और मुझे ये सूट पसंद आया तो मैंने खरीद लिया। अच्छा, ये सूट कितने का लेकर आई है? देखने में तो बहुत ही महंगा लग रहा है। महंगा कहाँ है माँ, बस 10,000 की तो है। इतना तो सस्ता है ये। सच्ची? तू इतने सस्ते कपड़े कब से पहनने लग गई? माँ मुझे अब पैसों की कीमत पता चल गई। पैसे कमाने में कितनी मेहनत लगती है और उड़ाने में बस 5 मिनट। चलो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी।
सोनम इतना बोलकर घर से निकल जाती है और कुछ दूर चलने पर सोनम की पड़ोसन विमला मिलती है और सोनम को देखकर विमला कहती है, अरे सोनम बेटा, आज ये सूट पहनकर कहाँ जा रही है? आंटी जी, आपको तो पता ही है ना कि मैं जॉब करती हूँ। आपकी बेटी की तरह घर में बेरोजगार तो नहीं बैठती। अच्छा, ये तेरा सूट बहुत अच्छा लग रहा है। कितने का लाई है? ऐसा वैसा सूट नहीं है, ये पराडा का सूट है। पराडा इतना महंगा है, आपकी बेटी के 10 कपड़े आ जाएंगे उसमें। महंगा ही है या फिर कपड़ा भी अच्छा है? ला दिखा तो जरा, छू कर देखूं। दूर से बहुत महंगा कपड़ा है, हाथ मत लगाओ इसको। पूरे 50,000 का है। कितने? पूरे 50,000। ऐसा भी क्या है जो 50,000 का दिया है? बाकी कपड़ों की तरह ही तो है। आप सस्ते कपड़े पहनने वाले लोग ब्रांड के बारे में क्या ही जानोगे। खैर मुझे जाने दो, मैं सस्ते लोगों से बात नहीं करती। सोनम इतना बोलकर वहाँ से ऑफिस के लिए चली जाती है और सभी को अपनी पराडा सूट दिखाकर इतराने लगती है। एक तरफ सोनम खुश थी तो दूसरी तरफ राजेश अपने फोन में मैसेज देखता है कि उसके अकाउंट से 50,000 कट गए हैं। राजेश घर आते ही सरला पर चिल्लाने लगता है कि इतने में विमला आती है। क्या हुआ भाई साहब, आप सरला पर इतना क्यों बरस रहे हो? कोई बात हो गई है क्या? क्या बताऊं बहन जी, ये मेरी पत्नी है और इन्होंने मेरे क्रेडिट कार्ड से 50,000 की शॉपिंग की है और अभी झूठ बोल रही है कि इसने कुछ नहीं लिया। 50,000? राम 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 भाई साहब, ये सरला ने नहीं बल्कि आपकी लाडली बेटी सोनम ने खर्च किया होगा। कोई पर्दा का सूट पहनकर घूम रही है। मुझे तो पक्का यकीन है उसने ही लिया होगा। मैं भी इनको यही समझा रही हूँ जब से कि मैंने कुछ नहीं किया, पर ये है कि मुझ पर भरोसा ही नहीं कर रहे। और मैंने सोनम को सुबह नए सूट में देखा तो मुझे भी अजीब लगा, पर ज्यादा नहीं पूछा मैंने। आने दो आज उसको घर, आज तो उसकी खैर नहीं। ज्यादा ब्रांड के कपड़े पहनने का शौक है ना, आज उसका पराडा सूट निकालता हूँ मैं। राजेश को सोनम पर बहुत गुस्सा आता है और शाम को जब सोनम घर आती है तो राजेश और सरला दोनों उसके ऊपर एक साथ बरस जाते हैं और उसे बहुत सुनाते हैं। उसके सारे क्रेडिट कार्ड और सैलरी भी ले लेते हैं और आगे कभी उसके कपड़े खरीदने के लिए उसे पैसे नहीं देते। ये सब देखकर विमला बहुत हंसती है और मन में कहती है, बड़ी आई पर्दा सूट पहनकर इतराने वाली। मुझे बोल रही थी ना, कैसा सबक सिखाया। अब तो कुछ खरीद नहीं पाएगी। बिमला से पंगे ले रही थी, इसको नहीं पता बिमला से पंगे लेने वाला मतलब अपनी जिंदगी खराब करना। आगे से मुझे और मेरी बेटी के बारे में चू भी नहीं करने वाली। विमला सोनम को देखकर बहुत हंसती है और इस तरह से पराडा सूट पहनने वाली का सारा शौक धरा का धरा रह जाता है।